Assalamualaikum. My name is Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, जोहर टाउन लाहौर। जैसा कि आपको मालूम है, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ना शुरू किया है, तो आप बता दीजिए कि व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। हम कहते स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ सी चेन कंपाउंड्स in the presence of oxygen is aerobic respiration। और इसका जो पहला स्टेप था वो कॉमन स्टेप है किसका? एनएरोबिक रेस्पिरेशन का भी। तो आज प्यारे बच्चों हम जो सेकंड स्टेप है उसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन जो कॉमन स्टेप है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसे आप पढ़ते थे किस नाम से? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलिसिस के नाम से। ये आपने पढ़ लिया होगा। और इसमें कितने एटीपी के फॉर्मेशन होती है, कितने एनएडीएच की फॉर्मेशन होती है, वो सारा याद होगा आपको। तो कुछ देर में वो समरी सुननी भी है आपसे। फिर आपको मालूम ग्लाइकोलिसिस से फॉर्मेशन होती है किसकी? 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स की। तो 2 टाइम्स फिर होगी क्या? पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। 2 पायरुवेट से पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, और 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल को एंजाइम ए बनेंगे। 2 टाइम्स होगी क्या? क्रेब्स साइकिल। और लास्ट में हम रेस्पिरेटरी चेन को देखेंगे, और रेस्पिरेटरी चेन से एसोसिएटेड केमी ऑस्मोसिस को भी देख लेंगे। रेस्पिरेटरी चेन और इससे एसोसिएटेड केमी ऑस्मोसिस की बात करेंगे। तो आइए हम बात करें पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन की। पायरुवेट का फॉर्मूला आता है आपको? तो प्यारे बच्चों आपको मालूम वो कुछ यूं था, यानी C3H4O3। ये जो मॉलिक्यूल है आप बता दीजिए इसका नाम क्या है? तो याद रखिए इसका नाम है पायरुवेट। और पायरुवेट से फिर फॉर्मेशन होती है किसकी? हम कहते एसिटाइल को एंजाइम ए की। यानी आप याद रखिए बेसिकली इसमें डी कार्बोक्सिलेशन होगी, यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है, तो डी कार्बोक्सिलेशन होती है और साथ में ऑक्सीडेशन भी होती है। वो कैसे? वो देख लीजिए। हम कहते निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये पायरुवेट से हाइड्रोजन लेगा और फिर चेंज हो जाएगा किसमें? NADH में, +H पॉजिटिव लिख दिया करते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर तो हाइड्रोजन ना था, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आ गया वो कहाँ से? तो जाहिर बात है वो पायरुवेट से आया है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो पायरुवेट की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन, और साथ में डी कार्बोक्सिलेशन। यानी हम कहते ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हुई है। और ये जो NAD पॉजिटिव में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए, तो NAD पॉजिटिव की क्या हुई? रिडक्शन। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि रेस्पिरेशन इज आ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट आपको बताएंगे कि ये इसे बोलते हैं साइटोक्रोम B-C कॉम्प्लेक्स। इसके बाद फिर प्यारे बच्चों आपको मिलेगा A, साइटोक्रोम A और A3। ये जो A और A3 है इसे हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। लास्ट में आपको एक और एंजाइम मिलेगा, उसे बोलते हैं ATP सिंथेस। और ये क्या करेगा? ATP की सिंथेसिस कर देगा। ATP सिंथेस, इसकी बात करेंगे। अब प्यारे बच्चों ये आपके सर ने एनर्जी लेवल को शो किया है,
तो आइए देख लीजिए किस तरह से ब्रेकडाउन होती है और फिर फॉर्मेशन होती है। ये जो कंपोनेंट आपके सामने बना दिया, याद रखिए ये है कौन, ये वही एंजाइम है NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज, या आप बोल दीजिए NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये स्प्लिट करता है किसको, हम कहते इस NAD को। NADH की जब ब्रेकडाउन होती है तो प्यारे बच्चों इससे फॉर्मेशन होगी किसकी, NAD पॉजिटिव की और साथ में 2 हाइड्रोजन आयंस की। और याद रखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ जाएंगे NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज के पास। फिर यहाँ से ही आते हैं किसके पास, हम कहते कोएंजाइम Q के पास। ये आपके सर ने बनाया है क्या, कोएंजाइम Q। और इस एंजाइम का नाम बताइए, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, NADH डिहाइड्रोजिनेज या ऑक्सीडो रिडक्टेज। और प्यारे बच्चों इस प्रोसेस के अंदर इतनी ज़्यादा ATP, इतनी ज़्यादा एनर्जी एमिट होती है कि उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस में, ATP में। तो एक ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। ये इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू या रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर क्या होगा, ये कोएंजाइम Q से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते किसके पास, हम कहते हैं साइटोक्रोम एंजाइम B के पास। B से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किसके पास, साइटोक्रोम एंजाइम C के पास। और ये जब B से C की तरफ आते हैं फिर इतनी ज़्यादा एनर्जी एमिट होती है कि केमी ऑस्मोसिस से ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स C से आते हैं किसके पास, बताइए सीक्वेंस में, कि साइटोक्रोम A के पास। साइटोक्रोम A से ये फिर आते हैं किसके पास, A3 के पास। तो ये जब A से A3 के पास आते हैं फिर इतनी ज़्यादा एनर्जी को एमिट करेंगे कि ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। कुछ बुक्स ने यहाँ पर लिखा है और कुछ ने नेक्स्ट स्टेप में, यानी जब ये A3 से आते हैं बेटे किसके पास, ऑक्सीजन के पास। आपके मन में आएगा कि सर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो मूव करते 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 यहाँ पर पहुँच गए और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, और प्यारे बच्चों फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन ये ऑक्सीजन है, इसके पास आ गए। तो ये जो 2 हाइड्रोजन आयंस हैं इनका क्या करेंगे साहब, तो याद रखिए ये 2 हाइड्रोजन आयंस और साथ में इधर से ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे ये मिलके बना देंगे क्या, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। तो अब आपसे पूछना कि ये जो ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होती है ये किस स्टेप में, याद रखना रेस्पिरेटरी चेन के अंदर इस्तेमाल होती है। तो प्यारे बच्चों ये देखिए एक NADH की ब्रेकडाउन से कितने ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही, 3 ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। याद रखना रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो प्यारे बच्चों ये A3 A में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा, तो फिर कह दें A3 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी की ऑक्सीडेशन करे इलेक्ट्रॉन को निकाले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो A3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर A इलेक्ट्रॉन निकाल रहा किससे, C से, तो C एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर C। या इस तरह से भी हो सकता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रिडक्शन, तो C एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर A और A एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर A3। इसीलिए तो हम कहते कि ये रिडॉक्स प्रोसेस है, यानी रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना अगर आप FAD के हवाले से बात कीजिए, यानी FADH2, इसकी ब्रेकडाउन इतने हाई एनर्जी लेवल पर नहीं होती,
बल्कि को एंजाइम क्यू के लेवल पर होती है। तो इससे एक तो फॉर्मेशन हो जाएगी FAD की, और साथ में प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो चले गए किसके पास? को एंजाइम क्यू के पास। फिर को एंजाइम क्यू से जब बी की तरफ आते हैं, बी से सी की तरफ आएंगे तो एक एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। और फिर ए से A3, या बोल दीजिए कि इस ए कॉम्प्लेक्स से ऑक्सीजन की तरफ आते तो यहाँ पर एक एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो आप देखिए एक NADH की ब्रेकडाउन से 3 ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, और FADH2 की ब्रेकडाउन से 2 ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। और ये जो ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जैसे आपने पढ़ा था फोटोफॉस्फोराइलेशन, हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटो इज नॉन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो प्यारे बच्चों, एक होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आपको मालूम ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा कि सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं, और एक एंजाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे का सबस्ट्रेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में कि एक एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरे का क्या हो रहा है? सबस्ट्रेट, और जो दूसरे का प्रोडक्ट है वो तीसरे एंजाइम का सबस्ट्रेट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसके बीच में जो ATP की फॉर्मेशन होगी उसे क्या कहते? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जैसे आपने पढ़ा कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से जब 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है ग्लाइकोलिसिस में, तो प्यारे बच्चों एक ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। फिर जब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से पाइरूवेट की फॉर्मेशन होती है, एक ATP की फॉर्मेशन होती है। इसे क्या बोलोगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन इज नॉन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और फॉर्मेशन ऑफ ATP in the presence of light due to electron transport chain is known as photophosphorylation। और प्यारे बच्चों, आइए अब हम बात करें कि केमिओस्मोसिस क्या है। इस प्रोसेस का आप बता दीजिए कि व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ATP बन गई फॉस्फोराइलेशन। चूंकि बेटे वैसे तो फॉस्फोराइलेशन ये होता है कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज नॉन एज फॉस्फोराइलेशन, लेकिन इस टॉपिक में चूंकि फॉस्फेट ऐड होता ADP में और बनता ATP ही है, इसीलिए तो हम इस प्रोसेस में सिंपली इतना बोल दिया करते कि फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ATP बन गई, बनी कैसे? द होल प्रोसेस, उसे कहते हैं मैकेनिज्म। हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन इज नॉन एज केमिओस्मोसिस। और एक केमिओस्मोसिस आपने क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन के हवाले से पढ़ा है, और दूसरा केमिओस्मोसिस आज हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए पढ़ेंगे। यानी ATP की फॉर्मेशन हो गई, हुई कैसे? द होल प्रोसेस, द होल मैकेनिज्म इज नॉन एज केमिओस्मोसिस। मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन इज नॉन एज केमिओस्मोसिस। वैसे तो नेम से इंडिकेट होता है, केमिकल को कहते, यहाँ पर मुराद हाइड्रोजन आयन है। और ऑस्मोसिस तो हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर ये हम इस तरह से इस्तेमाल कर रहे होंगे कि मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्यारे बच्चों, ये प्रोसेस होता है किधर?
यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात कीजिए तो ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और कहाँ पर, आप देख लीजिए, अगर आपके सर ने ये माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर दिया और आपको मालूम आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म के अंदर होती है, और ये ऊपर वाली भी फोल्डेड फॉर्म में ही है, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए आपके सर ने थोड़ा सा इसको सीधा इसीलिए किया ताकि मैं आपको बता सकूं। बेटे ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये आपके सर ने ड्रॉ की है यहाँ पे, और आपको मालूम है लिपिड बाइलेयर होती है, और ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स याद आते हैं आपको, पढ़ा तो है आपने लिपिड्स में कि एक पोलर हेड होता है, दो नॉन पोलर टेल होती हैं। और प्यारे बच्चों ये इस तरह से, और इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, ये भी पढ़ा आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर। तो ये लिपिड बाइलेयर और इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हैं। इसी मेम्ब्रेन को इलेबोरेटेड फॉर्म के अंदर आपके सर ने यहाँ पर शो किया है। अब ये कौन है, ये रेस्पिरेटरी चेन कंपोनेंट्स हैं, या आप बोल दीजिए कि ये जो आपने अभी पढ़ा है यही है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कौन है, तो आप बता दीजिएगा कि ये कॉम्प्लेक्स 1 यानी बोल दिया करते NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज है, या बोलिए तो क्या NADH डिहाइड्रोजिनेज है। इसके बाद कौन है, कोएंजाइम Q है। और याद रखिए ये कौन है, ये है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स BC1 आता है। और ये कौन है, साइटोक्रोम C है, ये मूव कर रहा होता है बेटे। फिर ये देखिए इसे AA3 कंटेनिंग है, ये वाला पार्ट AA3 कंटेनिंग होता है। और प्यारे बच्चों ये कौन है, ये है NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज, आपने पढ़ लिया। और ये कोएंजाइम Q है। और ये कौन है, इसे हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। और ये क्या कंटेनिंग होता है, तो याद रखिए हम कहते हैं ये BC1 कंटेनिंग है और ये C है। और ये कौन, हम कहते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स AA3 है, इसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी कहते। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट है ये जो एंजाइम आपके सर ने शो किया, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ATP सिंथेस। और ये ATP सिंथेस कहीं और भी पढ़ा, ये वैसे ही एंजाइम है जो आपने पढ़ा कहां पर, क्लोरोप्लास्ट में। और फिर ये ATP पोरिन प्रोटीन होती है। और प्यारे बच्चों ये जो ATP सिंथेज है इसे कुछ और भी बोलते थे, F1 पार्टिकल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया में वो जो F1 पार्टिकल्स हैं वो कौन हैं, वो ATP सिंथेज ही तो हैं। और याद रखना ये सारे कंपोनेंट्स रेस्पिरेटरी चेन कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं किस पे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। अब प्यारे बच्चों इस मेम्ब्रेन की अगर आप इस तरफ देखिए तो कौन है, हम कहते यहाँ पर होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, या कुछ और भी बोलेंगे इसको, इसी को आप कहते हैं इनर कंपार्टमेंट। अच्छा नेक्स्ट, अब आप बताइए इस मेम्ब्रेन के उस तरफ कौन है, तो याद रखिए इसे बोलते हैं या तो आउटर कंपार्टमेंट या प्यारे बच्चों इसे हम लोग बोल दिया करते इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होती है। अब याद रखना यहां पर हाइड्रोजन आयंस होते हैं कम, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयंस कम है। कम क्यों है अभी देखेंगे, यूज हो रहे होते हैं। और यहाँ पर प्यारे बच्चों हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते हैं। ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूज हो रहे तो यहाँ पर कम हो रहे होते हैं और यहाँ पर पंप हो रहे होते हैं।
और वैसे भी होते हैं। तो प्यारे बच्चों ज़रा देखिए होगा क्या, हम कहते हैं ये जो NADH है, अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो मैकेनिज्म है, जो होल प्रोसेस है कि ये प्रोसेस हुआ किस तरह से। इतना आसान नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स हाई से लो पे गए तो ATP की फॉर्मेशन हो गई। ये स्टेप बाय स्टेप इसीलिए होता है ताकि थोड़ी थोड़ी जो एनर्जी निकलती रहे उसे किसी यूजफुल फॉर्म के अंदर स्टोर कर सकें और फिर उसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज है, ये इसका काम है कि ये जो मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल से और जहाँ जहाँ पर भी NADH की फॉर्मेशन होती है, ये क्या करेगा, उस NADH को कर देगा ब्रेक। बेटे किस में, हम लोग बोलते एक तो ब्रेक करेगा किस में, 2 हाइड्रोजन आइंस के अंदर, साथ में किस में, 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए किसके पास, हम कहते हैं NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज के पास। यहाँ से फिर ये जाएंगे किसके पास, कोएंजाइम Q के पास। इतनी एनर्जी एमिट होगी और प्यारे बच्चों क्या उस एनर्जी को ज़ाया कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको किसी यूजफुल फॉर्म के अंदर स्टोर करना है। तो होगा क्या, इस हाइड्रोजन आइंस को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे पंप कर दिया जाएगा। तो इनको यहां पर पंप कर दिया गया। बेटे आपसे पूछना, ये हाइड्रोजन आइंस को लो से हाई की तरफ पंप करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। वो एनर्जी कहां से आती है, ATP से? नहीं, ATP ही तो बनानी है। तो याद रखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से है कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आएंगे, एनर्जी को एमिट करेंगे और उसी एनर्जी को ज़ाया नहीं होने देंगे बल्कि उसी को इस्तेमाल करेंगे और हाइड्रोजन आइंस को लो से हाई की तरफ क्या करेंगे, पंप कर देंगे। फिर ये कोएंजाइम Q से जब BC की तरफ यानी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ आएगा, फिर इतनी एनर्जी एमिट होगी, हाइड्रोजन आइंस को लो से हाई की तरफ क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों पंप कर देंगे। और ये वही एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे उसे पोटेंशियल की सूरत में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। फिर ये जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्यारे बच्चों ये साइटोक्रोम C के पास आता है, फिर जब यहाँ पर आता है और ये ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के पास आता है, इतनी एनर्जी एमिट होती है, फिर हाइड्रोजन आइंस को क्या करेंगे, लो से हाई की तरफ पंप कर देंगे। तो यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट, हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी बोलते, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन मोटिव फोर्स का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। यानी अगर आप इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के हवाले से बात कीजिए, हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन वो इंक्रीज होती जा रही है। और बेटे फिर क्या होगा, फिर ऐसे होगा, ये हाइड्रोजन आयंस जब हाई से लो पोटेंशियल की तरफ आएंगे, और याद रखना चूंकि मेम्ब्रेन तो इम्परमिएबल है, किसी भी जगह से नहीं आ सकते बल्कि स्पेसिफिक प्रोटीन से आते, तो प्यारे बच्चों ये जब हाई से लो की तरफ आएंगे तो उतनी ही एनर्जी को एमिट करेंगे। उस एनर्जी को यूज करेगा कौन, हम कहते ATP सिंथेज। वही पुरानी बातें जो आपने केमिओस्मोसिस फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर पढ़ा है। तो हाई पोटेंशियल से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे, उतनी एनर्जी को एमिट करेंगे, उस एनर्जी को यूज करेगा ATP सिंथेज, और ADP के साथ इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के तो प्यारे बच्चों बना देगा क्या, ATP। यानी इतना आसान नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हाई से लो की तरफ गए तो ATP की फॉर्मेशन हो गई, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स हाई से लो की तरफ आएंगे, एनर्जी को एमिट करेंगे, उस एनर्जी को यूज करेंगे, हाइड्रोजन आयंस को लो से हाई की तरफ पंप कर देंगे, और ये पोटेंशियल की सूरत में एनर्जी इनमें स्टोर हो जाएगी। और ये हाइड्रोजन आयंस जब हाई से लो की तरफ आएंगे उतनी एनर्जी को एमिट करेंगे, उस एनर्जी को यूज करेगा कौन, ATP सिंथेज। और प्यारे बच्चों ADP
प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के तो एटीपी बना देगा। और ये जो एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाहर निकालना है, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकालना है। तो यहाँ पर एक चैनल प्रोटीन होती है, उसे क्या कहते, एटीपी पोरिन प्रोटीन कहते। और ये जो एटीपी की फॉर्मेशन है ये प्यारे बच्चों इनर मेम्ब्रेन से बाहर आएगी। और आपको मालूम है आउटर मेम्ब्रेन को तो वैसे ही हम लोग बोलते सीव के तौर पे एक्ट कर रही होती है, पोरिन के तौर पे एक्ट कर रही होती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये जो 2 हाइड्रोजन आयंस जो आपने कर दिया पंप, ये आ गई यहाँ पर, और फिर A3 ऑक्सीडेज, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते आ गए, इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे, या ये जो हाइड्रोजन आयंस है इनका क्या करेंगे? तो आप बताइए पहले क्या किया था? यही तो प्रोसेस है। यानी प्यारे बच्चों वही बातें हैं पुरानी सी। यानी होगा क्या, ये हाफ O2 है, ये जो हाइड्रोजन आयंस आ रहे हैं ये हाइड्रोजन आयंस हैं, और प्यारे बच्चों फिर ये इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, वाटर मॉलिक्यूल में। ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना कि कॉमन स्टेप ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस। आप बताइए क्या पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन यूज होती है? नहीं होती है। क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन यूज होती है? नहीं होती है। अभी तो बताया कि रेस्पिरेटरी चेन में लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन इज ऑक्सीजन, लास्ट में इस्तेमाल होती है। क्या पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन यूज होती है? नहीं होती है। तो क्या ये ऑक्सीजन के बिना हो सकता है? ये प्रोसेस ऑक्सीजन के बगैर होता भी नहीं। तो ये अजीब सी बात नहीं है कि एक प्रोसेस ऐसा है वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल भी नहीं कर रहा और ऑक्सीजन के बिना होता भी नहीं है। अब इसकी वजह क्या है ये सुन लीजिए प्यारे बच्चों। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन करवाने वाला एंजाइम, उसका नाम बताइए, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज है। अब होता क्या है, याद रखो, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो प्यारे बच्चों NADH की ब्रेकडाउन नहीं होगी। अगर NADH की ब्रेकडाउन नहीं होगी तो NADH का लेवल बढ़ता रहेगा, और हाई लेवल ऑफ NADH ये इनहिबिटर है किस एंजाइम का, इस एंजाइम का, जिसे एंजाइम को आप लोग बोलते हो क्या, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन नहीं होगी। गौर कीजिए, ऑक्सीजन नहीं है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन नहीं होगी। क्यों? ऑक्सीजन नहीं है, NADH की ब्रेकडाउन नहीं होगी, NADH बढ़ जाएगा, ये जाकर इनहिबिट कर देगा इस एंजाइम को, तो ये प्रोसेस नहीं होगा। ऑक्सीजन नहीं है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ NADH। प्यारे बच्चों इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।